पिछले दशकों में कानून प्रवर्तन में प्रगति के कारण अब किसी भी लापता व्यक्ति के मामले को सचमुच अनसुलझा नहीं माना जा सकता। उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जांच तकनीकें और भी आगे बढ़ेंगी, इन मामलों में से अधिकांश को सुलझाया जा सकेगा और इन लापता लोगों के परिवारों को आखिरकार कुछ सुकून मिल सकेगा। नंबर 10। 84 वर्षीय नैन्सी गथरी, जो टुडे शो की होस्ट सवाना गथरी की मां हैं, अपने घर ट्यूसॉन एरिजोना से अगवा होने के बाद 70 दिनों से ज्यादा समय से लापता हैं। उम्मीद है कि अपराध स्थल मिले नए डीएनए सबूत अधिकारियों को दोषियों को पकड़ने में मदद करेंगे। 31 जनवरी 2026 को नैन्सी अपनी दूसरी बेटी एनी से मिलने के बाद ट्यूसॉन स्थित अपने घर पर उतारी गई थी। टोमासो सियोनी, उनके दामाद, को आखिरी बार उनके गायब होने से पहले देखने वाला माना जाता है। जब नैन्सी चर्च की लाइव स्ट्रीम में नहीं आई तो चर्च के अन्य श्रद्धालुओं ने परिवार से संपर्क किया कि वो चर्च नहीं पहुंची और उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। सुबह 11 बजे परिवार घर पहुंचा, लेकिन उन्हें वहां कोई सुराग नहीं मिला। 1 घंटे बाद नैन्सी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इसके बाद शुरू हुई जांच ने सभी संबंधित लोगों की चिंता और बढ़ा दी। उनकी सारी निजी चीजें घर में मिली और जल्दी साफ हुआ कि वह अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि उनका अपहरण हुआ था। घर को एक अपराध स्थल के रूप में सील कर दिया गया और जांचकर्ताओं ने जितना हो सके उतना सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के प्रवेश द्वार के पास जैविक सामग्री मिली, जिसका विश्लेषण किया गया और पुष्टि हुई कि वह नैन्सी की ही थी और यह भी पता चला कि एक डोरबेल कैमरा हटा दिया गया था, संभवतः उनके अपहरणकर्ता द्वारा। इसके बाद के दिनों में कई मीडिया संस्थानों को अपहरणकर्ताओं से फिरौती के नोट मिले, लेकिन इन नोटों की वैधता की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। नैन्सी के घर की सुरक्षा कैमरा से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की तस्वीरें और वीडियो जनता के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, नैन्सी के परिवार वाले उसकी खबर के लिए और भी ज्यादा बेचैन होते गए और उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपहरणकर्ताओं से बात करने के लिए तैयार हैं और वे $6 मिलियन की फिरौती देने को भी तैयार हैं। सवाना ने कहा कि उन्हें अपराधियों की ओर से संदेश मिलने का संकेत दिया और नैन्सी को रिहा करने की अपील की, और जब कोई परिणाम नहीं मिला तो नैन्सी का पता लगाने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को $1 मिलियन इनाम देने की घोषणा की। तब से इस मामले में बहुत कम प्रगति हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो नया सबूत मिला है वो जांच में नई रोशनी डाल सकता है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मिला बाल जांच के लिए भेजा गया है, जो शायद अपहरणकर्ताओं में से किसी एक का हो सकता है। अगर उनका डीएनए डाटाबेस में है तो पहचानना सिर्फ समय की बात है। अगर ऐसा है तो उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है, और उम्मीद है कि नैन्सी को सुरक्षित घर वापस लाया जाएगा। नंबर 9। 53 वर्षीय निकोल विंडर, जिन्हें निक्की कहा जाता है, फरवरी 2025 में लापता होने के बाद से उनके प्रियजन उनकी भलाई को लेकर और चिंतित है। निक्की को आखिरी बार उस साल 25 फरवरी को देखा गया था जब वह FM 974 के 19,000 ब्लॉक में थी, जो ब्रायन, टेक्सास के ठीक बाहर है। उस समय वह एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करने वाली के रूप में काम कर रही थी और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस क्षेत्र में थी। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वह उस व्यक्ति के घर से बाहर निकल रही थी और अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। सोचा गया था कि वह घर चली गई है, पर 1 घंटे बाद पुलिस को एक चिंताजनक घटनाक्रम की सूचना मिली। निक्की की कार एक 2025 शेवरले ट्रक उसके क्लाइंट के घर से 2 मील दूर मिली और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उसमें आग लगा दी गई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यह निर्धारित किया कि आग किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं लगी थी, बल्कि यह जानबूझकर लगाई गई थी। इलाके में रहने वाले लोगों से कहा गया कि वे अपनी सुरक्षा कैमरों की जांच करें ताकि अगर किसी ने अपराधी को घटना के समय रिकॉर्ड किया हो तो उसकी पहचान हो सके। बताया गया कि घटना उसी दिन दोपहर 3 से 4:15 बजे के बीच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तुरंत मान लिया गया कि निक्की की जान खतरे में है
और जांच शुरू हुई। तभी अधिकारियों को पहला सुराग मिला। FM 974 और पास की जैक क्रीक रोड से मिली 2 तस्वीरों में इलाके में एक ऑल टेरेन वाहन चलते हुए दिखा, लेकिन उस वाहन के चालक की पहचान नहीं हो पाई है। दूसरी तस्वीर में निक्की की कार चलती दिखती है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वो खुद चला रही थी या नहीं। ध्यान दें, ऑल टेरेन वाहन का चालक निक्की से जुड़ा न भी हो, पर उसके पास पुलिस को उसके ठिकाने तक पहुंचने में मदद करने वाली जानकारी हो सकती है। वो अब तक सामने नहीं आया। पुलिस को उम्मीद है कि वो तस्वीर देखकर उस दिन की जानकारी देगा। अगला कदम निक्की की तलाश शुरू करना था, लेकिन उसके गायब होने की जगह पता न होने से कोई नहीं जानता था कहां से शुरू करे। फिर भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन, खोजी कुत्तों और पैदल अधिकारियों की मदद से कई बार तलाश की गई, लेकिन निक्की का कोई और सुराग नहीं मिला। 15 अप्रैल को निक्की के 50 वर्षीय भाई डस्टिन को एक अन्य मामले में उनके खिलाफ पहले से गिरफ्तारी वारंट होने पर हिरासत में लिया गया। जांचकर्ताओं ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी उनकी बहन की तलाश के सिलसिले में हुई थी, लेकिन उन्हें संदिग्ध नहीं माना जा रहा था। इस बीच जांचकर्ताओं ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे निक्की का मामला सुलझ सके तो वे आगे आएं। उन्हें लापता और खतरे में माना जा रहा है, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके ढूंढना जरूरी है। उनके सुनहरे बाल, हरी आंखें, लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन 130 पाउंड बताया गया है। उस दिन वो क्लाइंट के घर से गहरे ग्रे शर्ट और गुलाबी पैंट में निकली थीं। कई अन्य एजेंसियां भी खोज में लगी हैं, पर अब तक कोई नया सुराग नहीं मिला। अगर आपने निक्की को देखा है या जानते हैं कि वह कहां है, तो ब्राज़ोस काउंटी शेरिफ को 979-361-4900 पर संपर्क करें। नंबर 8। 37 वर्षीय मेलिसा बेसन के लापता होने का मामला 17 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मेलिसा बेसन को उनके लापता होने वाले दिन इंडियन विलेज रोड, लेकेडू फ्लैम्बो में चलते देखा था, लेकिन अब और जानकारी जारी की गई है। जब 23 मार्च तक उनके परिवार को उनसे कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने ट्राइबल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि मेलिसा बेसन आमतौर पर अपने करीबी लोगों के संपर्क में रहती हैं, लेकिन उनके गायब होने वाले दिन के बाद से परिवार को उनसे कोई खबर नहीं मिली है। तलाश अभियान और इलाके के निवासियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई नहीं बता सका कि मेलिसा बेसन के साथ क्या हुआ या वो कहां गई। सारे सुराग खत्म हो जाने के बाद पुलिस के पास आगे की जानकारी का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 30 जुलाई को उन्होंने बताया कि एक आम नागरिक से नया सुराग मिला, जो उस दिन इलाके में था। जहां माना गया कि मेलिसा इंडियन विलेज रोड पर थी, वहीं थोड़ी देर बाद एक और गवाह ने कुछ परेशान करने वाली चीज देखी। सड़क से उतरने के बाद मेलिसा के पास वैन में 3 आदमी आए और उसने उनकी लिफ्ट ले ली। वैन के किनोनिगी झील के बोट लैंडिंग रैंप पर रुकने के बाद मेलिसा को उसमें से बाहर निकलते हुए देखा गया और फिर उसे काउंटी हाईवे डी पर दक्षिण की ओर चलते हुए देखा गया। वाहन में से एक आदमी थोड़ी देर तक मेलिसा के पीछे गया और उसे ये कहते हुए सुना गया कि वो वापस वाहन में आ जाए, लेकिन मेलिसा ने मना कर दिया। जब उसने देखा कि एक कार मेलिसा के पास आ रही है, तो उसने मान लिया कि वह कोई पुलिस अधिकारी है और वह आदमी पास के जंगल वाले इलाके में भाग गया। बाद में पता चला कि उसके खिलाफ एक वारंट जारी था और वह जेल नहीं जाना चाहता था। कुछ देर बाद वह जंगल से बाहर आया और सोचा कि मेलिसा को पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि वह अब वहां नहीं थी। उसके पास जो दूसरा ड्राइवर आया था, उसे बाद में ढूंढा गया और उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि जब उसने मेलिसा से बात की तो वह परेशान लग रही थी, और जब उसने पूछा कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए, तो उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह उस इलाके से उत्तर दिशा में चला गया और आखिरी बार उसने मेलिसा को दक्षिण दिशा में चलते हुए देखा। क्योंकि ये आखिरी जगह थी जहां उसे देखा गया था, इसलिए किनोनिगी झील के नाव रैंप के पास और खोज अभियान चलाए गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला और मेलिसा का पता अभी भी अज्ञात है। इन अभियानों में पैदल, ड्रोन
और खोजी कुत्तों का उपयोग हुआ, लेकिन वे उसकी गंध नहीं पहचान सके। कोई नई जानकारी सामने न आने के कारण अब जांचकर्ता जनता पर निर्भर है कि अगर किसी को कुछ पता हो तो वे आगे आएं और उसकी गुमशुदगी का मामला सुलझाने वाली जानकारी देने पर $25,000 तक का इनाम रखा गया है। मेलिसा के बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की बताई जाती है। वह 5 फीट 7 इंच लंबी और मध्यम कद काठी की है। उसे उसकी बाहों, पैरों और गर्दन पर बने कई टैटू से पहचाना जा सकता है और आखिरी बार वह काली बिना आस्तीन की शर्ट, ग्रे स्वेटशर्ट, लाल स्वेटपैंट में देखा गया था। अगर आपके या किसी जानने वाले के पास कोई सूचना है जो पुलिस की मदद कर सकती है तो कृपया लैक डू फ्लैम्बो जनजातीय पुलिस विभाग को 7155887717 पर बताएं या विलास काउंटी शेरिफ कार्यालय से संपर्क करें, जिसका नंबर है 7154794441। नंबर 7। हाल ही में जारी की गई नई जानकारी के अनुसार 57 वर्षीय वकील रैंडल स्पाइवी और 33 वर्षीय ब्रैंडन बिलमायर के लापता होने के मामले में अब FBI भी जांच में जुड़ गई है। उम्मीद है कुछ जवाब मिलेंगे। रैंडल और ब्रैंडन, जो चाचा और भतीजे थे, 19 दिसंबर 2025 को लापता घोषित किए गए जब वे मछली पकड़ने की यात्रा से घर नहीं लौटे। उस रात खाने के बाद दोनों आदमी अनस्टॉप अ बुल नामक 42 फुट लंबी नाव पर मेक्सिको की खाड़ी की ओर निकल पड़े। किसी समय माना गया कि उन दोनों में एक आदमी नाव से गिर गया। ये माना जाता है कि जब दूसरे आदमी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वो मदद करने के लिए कूद गया, लेकिन वो भूल गया कि नाव का इंजन अभी भी चालू था और दोनों शायद पानी में फंसे रह गए। जैसे ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई, कोस्ट गार्ड ने 2 दर्जन से अधिक नावों के साथ पानी में तलाश शुरू कर दी, लेकिन वे दोनों आदमियों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। उनकी नाव बाद में नेपल्स के तट से लगभग 70 मील दूर पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार नाव गियर में थी, बह रही थी और खाली थी। रैंडल या ब्रैंडन का कोई सुराग नहीं था। नाव पर आमतौर पर रखी जाने वाली 2 लाइफ जैकेटें गायब थी, जिससे उम्मीद थी कि वे अब भी पानी में हो सकते हैं और मिल जाएं। लेकिन यह भी सुझाव दिया गया है कि उन्हें किसी अज्ञात कारण से जहाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके पास जीवित रहने के लिए पानी में लाइफ जैकेट पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई घंटों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिला। अंत में कोस्ट गार्ड ने खोज बंद करने की घोषणा की। उनके परिवारों ने खोज में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया और अनुरोध किया कि उन्हें इन घटनाओं से उबरने के लिए थोड़ी निजता दी जाए। रैंडी के परिवार के अनुसार वह बेहद समर्पित पिता और पति है, जो किसी जरूरतमंद की मदद के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। उन्होंने 3 दशकों से भी अधिक समय तक फोर्ट मायर्स, फ्लोरिडा में एक वकील के रूप में काम किया और कई ऐसे लोगों की मदद की जो चोटिल हुए थे। ब्रैंडन की बात करें तो वह दोनों के लापता होने से ठीक पहले ही शादीशुदा हुए थे और अपने चाचा के साथ ही उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्होंने 2023 में शाइनर लॉ ग्रुप ज्वाइन किया और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद की। रैंडी के बारे में बताया गया है कि उनके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं। उनकी लंबाई 6 फीट 1 इंच है और वजन 245 पाउंड है। उन्हें आखिरी बार खाकी पैंट और डार्क शर्ट में देखा गया था। उनके बाल हल्के लाल सुनहरे हैं और आंखें भूरी है। लंबाई 6 फीट 2 इंच और वजन 250 पाउंड है। हालांकि दोनों व्यक्तियों की तलाश बंद कर दी गई है। पुलिस और कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वे उन्हें मिलने वाली किसी भी नई जानकारी की जांच जारी रखेंगे और उन्होंने अनुरोध किया है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई जानकारी हो तो वो आगे आए। अब दोनों के नाम राष्ट्रीय लापता और अज्ञात व्यक्ति प्रणाली में जोड़ दिए गए हैं। रैंडल का केस नंबर MP 1,54,328 है और ब्रैंडन का MP 1,54,331 है। जो भी व्यक्ति इस मामले में कोई और जानकारी जोड़ सकता है, उससे अनुरोध है कि वह ली काउंटी शेरिफ कार्यालय से 239477171000 पर संपर्क करे। नंबर 6। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हर साल जिन कई लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट की जाती है, वे गायब होने से पहले किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे। ऐसा ही 52 वर्षीय एमी हिलियार्ड के मामले में भी था, जिन्हें मार्च 2026 से न देखा गया है न ही कोई खबर मिली है। पुलिस को नहीं पता था कि एमी डिप्रेशन से जूझ रही थी।
ये नई जानकारी उनके मामले में नया पहलू जोड़ती है, पर अब तक तय नहीं हुआ कि उनकी मानसिक स्थिति का गुमशुदगी से संबंध था या नहीं। एमी सैन फ्रांसिस्को में फार्लीज कॉफी शॉप की सह मालकिन है। ये एक लोकप्रिय फ्रेंचाइज है जिसकी शाखाएं ओकलैंड और सैन फ्रांसिस्को में भी है, और सबके मुताबिक कारोबार अच्छा था। जब एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं एमी की भलाई को प्रभावित करने लगी तो वह अवसाद की स्थिति में चली गई। परिवार के अनुसार एमी की करीबी दोस्त क्रिस की मौत के तुरंत बाद परिवार के कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। वह अपने कुछ रिश्तेदारों की देखभाल कर रही थी, जिससे उन नुकसानों का सामना करते हुए उस पर और भी ज्यादा दबाव आ गया था। आखिरी बार क्रिस ने एमी को 25 मार्च को नाश्ते के बाद बे एरिया रैपिड ट्रांजिट स्टेशन पर छोड़ा था, जहां से एमी को वॉलनट क्रीक में थेरेपी सेशन में जाना था। आखिरकार वह घर लौटी और सुरक्षा कैमरों ने उसे डिमंड पार्क के पास चलते देखा। उसने परिवार के कुत्ते को घुमाया, लेकिन वह घर नहीं लौटी और क्रिस जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ। एमी के लापता होने के बाद दोनों के घर की तलाशी ली गई और उसकी सभी निजी चीजें घर में ही थी। पिछला दरवाजा खुला छोड़ा गया था, लेकिन वहां किसी संघर्ष या किसी भी तरह की गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले। क्रिस ने बताया कि एमी ने अपना थेरेपी सेशन पूरा करने के बाद उसे मैसेज किया था कि वह घर पहुंच गई है। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने एमी से कुत्ते को टहलाते समय थोड़ी देर बात की थी, जिससे उसकी वहां मौजूदगी की पुष्टि हुई। जब क्रिस दोपहर 3:15 बजे घर पहुंचा तो उसने पीछे का दरवाजा खुला पाया और चिंता में पड़ गया। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एमी का सारा सामान घर में था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं मिली। क्रिस को उम्मीद थी कि घर में एमी के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जो बात उसे और ज्यादा चिंता में डाल रही है वो ये है कि एमी अपना रोजाना लेने वाला दवा घर पर ही छोड़ गई है। उसने मीडिया को बताया है कि अगर एमी ज्यादा देर तक बिना दवा के रही तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चूंकि एमी को आखिरी बार उस इलाके के पास चलते हुए देखा गया था जहां हाइकिंग ट्रेल्स हैं, इसलिए अधिकारियों ने सबसे पहले उन्हीं इलाकों में तलाश शुरू की है। यह उसकी फैमिली के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि एमी के पास न तो कोई सामान है और न ही कोई उपकरण, और जब तक वह नहीं मिलती तब तक उसे मौसम और हालात के भरोसे रहना पड़ सकता है। परिवार, दोस्त, स्वयंसेवक और पेशेवर खोजकर्ताओं ने इलाके में खोज की, लेकिन एमी अब भी लापता है। उसके सुनहरे बाल, हेजल आंखें, लंबाई 5 फीट 4 इंच और वजन 120 पाउंड है। उसे सीसीटीवी फुटेज में सफेद आधी बाहों की शर्ट, हल्के रंग की जीन्स और सफेद जूते में देखा गया। अगर किसी ने एमी को देखा है या उसकी ठिकाने की जानकारी है तो कृपया ऑकलैंड पुलिस विभाग 5102383641 पर संपर्क करें। नंबर 5। जब 37 वर्षीय रोनाल्ड डुमास जूनियर 2024 में लापता हो गए तो शुरू में माना गया था कि जांच सामान्य होगी, लेकिन नए विवरण कुछ और ही इशारा करते हैं, और अगर ये सच साबित होते हैं तो वह गंभीर खतरे में हो सकते हैं। गुमशुदगी के वक्त रोनाल्ड हंट्सविल अल्बामा में रियल्टर थे और 3 बच्चों के पिता थे। उनके लापता होने के बाद उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि वह कभी भी अपने परिवार को यूं ही छोड़कर नहीं जाएंगे और वे ऐसी कोई वजह नहीं सोच सकते जिससे वह अचानक गायब हो जाएं। 15 दिसंबर 2024 को रोनाल्ड अपनी मां के बेटे के घर गए और वहां लगभग रात 8 बजे पहुंचे। उन्होंने हमेशा की तरह सप्ताहांत अपने बेटे के साथ बिताया था और वह हर हफ्ते की तरह ही लड़के को उसकी मां के पास वापस छोड़ने आए थे। 2 घंटे से भी ज्यादा बाद रात 10:15 बजे उन्हें हंट्सविल के मिड सिटी लिकर स्टोर पर सामान खरीदते हुए देखा गया, और गवाहों ने बाद में पुलिस को बताया कि वो 2 महिलाओं के साथ थे जिन्हें वे पहचानते नहीं थे। इसकी पुष्टि दुकान के सुरक्षा कैमरों से भी हुई थी। तीनों ने दुकान में कुछ समय बिताया और फिर चले गए। इसके बाद रोनाल्ड ने किसी जानने वाले से संपर्क नहीं किया। इस समय तक किसी को भी कोई गड़बड़ी का शक नहीं था, लेकिन अगले दिन यह स्थिति जल्दी ही बदल गई। रोनाल्ड की कार एक 2021 ह्युंडई पॉलिसेड कैम्पडन टेनेसी में इंटरस्टेट 40 के पास मार्कर 133 के पास लावारिस हालत में मिली। 24 दिसंबर तक घर न लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें डर था कि वह क्रिसमस पर उनके साथ नहीं होगा। जैसा अक्सर होता है,
उसकी गुमशुदगी की जांच मोबाइल ट्रैकिंग से शुरू हुई। उसका फोन टेनेसी के मेम्फिस में मिला, लेकिन कोई नहीं बता सका कि वह वहां क्यों था। इससे जांचकर्ताओं के बीच कुछ संदेह पैदा हुआ और पुलिस ने घोषणा की कि उन्हें लगता है कि रोनाल्ड का अपहरण कर लिया गया है। बहुत जल्दी संदिग्धों का एक समूह पहचाना गया और ये घोषणा की गई कि पुलिस 33 वर्षीय टोरे मैक्लॉरिन, 27 वर्षीय कियारा क्लार्क, 33 वर्षीय करिसा कैश, 32 वर्षीय क्विंटेरियस वाइट और 27 वर्षीय सबरीना चेम्बर्स की तलाश कर रही है। समूह पर प्रथम श्रेणी अपहरण, अपहरण की साजिश और चोरी की संपत्ति लेने के आरोप लगे थे। क्लार्क और व्हाइट को भी 8 अप्रैल 2025 को पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बिना जमानत के हिरासत में रखा गया। सुनवाई में पता चला कि चेम्बर्स और कलिशा मैकेनी उस रात सेक्स वर्क कर रही थी और इन्हीं दोनों को रोनाल्ड के साथ शराब की दुकान में देखा गया था। कलिशा का अब निधन हो चुका है और सबरीना चेम्बर्स कुछ समय से लापता है। रोनाल्ड का फोन उसके घर में मिला, लेकिन उसका अब तक पता नहीं चला। ये भी पता चला कि व्हाइट और क्लार्क उन $7,000 की बात कर रहे थे जो रोनाल्ड के लापता होने पर उसके बैंक खाते में थे। क्लार्क और व्हाइट के संदेशों से साफ है कि अपहरण पहले से योजना बनाकर किया गया और वे रोनाल्ड से पैसे चुराना चाहते थे। समूह के बाकी सदस्य अभी भी अधिकारियों से बचकर भाग रहे हैं, लेकिन संभवतः यह केवल समय की बात है कि उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रॉबर्ट के ठिकाने के बारे में जानकारी देने पर अब $10,000 का इनाम रखा गया है और उनके परिवार ने पुलिस को यह विवरण दिया है। उनके बाल काले हैं और आंखें भूरी है। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है और वजन 165 पाउंड है। शराब की दुकान की निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग में उन्हें लाल और काले चेकदार लंबी बाजू की शर्ट पहने हुए देखा गया था। जो भी जानता है कि रॉबर्ट कहाँ मिल सकते हैं, वह हंट्सविल पुलिस से 256, 254, 4240 पर संपर्क करे। उनका केस नंबर MP 1,35,496 है। नंबर 4, गुमशुदा व्यक्ति की जांच अक्सर तब खत्म होती है जब पुष्टि हो जाए कि वे पानी में गए हैं, खासकर जब उनकी गाड़ी झील या नदी में मिलती है। इनमें से ज्यादातर मामलों में वे महीनों या यहां तक कि सालों से लापता होते हैं और आमतौर पर उन्हें केवल पुलिस की कड़ी मेहनत और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल की वजह से ही ढूंढा जा पाता है। डैनियल स्कॉट एमरसन, 64 साल के एक व्यक्ति जिन्हें दोस्त और परिवार स्कॉट कहते हैं, का ऐसा ही खुलासा हुआ, लेकिन इससे पुलिस को उन्हें ढूंढने में ज्यादा मदद नहीं मिली। स्कॉट को आखिरी बार 3 मार्च 2026 को देखा गया था। तब से वह परिवार से संपर्क में नहीं है। गवाहों ने बताया कि उन्होंने उन्हें रात करीब 12:30 बजे फेयरमॉन्ट और लेक व्यू एवेन्यू के पास देखा। 5 तारीख तक पता न चलने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब उनकी गुमशुदगी की खबर फैली तो गवाह कुछ चिंताजनक जानकारी लेकर सामने आए। उन्होंने बताया कि 3 मार्च को चाउटाउकुआ झील पर बर्फ पर स्कॉट के ट्रक जैसी एक ट्रक देखी थी, जो उनका आखिरी बार देखा गया दिन था। इस जानकारी पर झील की तलाशी का फैसला हुआ। पुलिस डाइव टीमों ने उसे खोजने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया। 16 मार्च को वाहन को वेटरन्स मेमोरियल ब्रिज के पास पिलर नंबर 3 और 4 के बीच उथले पानी में पाया गया। गंदे पानी के कारण ट्रक की तलाशी मुश्किल थी, इसलिए खोजकर्ताओं ने 20 तारीख को उसे तैराकर सतह पर लाया। यह काम हवा से फुलाए जाने वाले बैगों का इस्तेमाल करके किया गया और जैसे ही इसे झील के तल से ऊपर उठाया गया, इसे किनारे पर ले जाया गया, जहां इसकी तलाशी ली गई। अंदर स्कॉट का कोई सुराग नहीं मिला और यह अज्ञात है कि वह वाहन डूबने से पहले बाहर निकला था या नहीं। ट्रक की एक खिड़की नीचे थी, जिससे लगता है कि या तो स्कॉट ने डूबते वक्त बाहर निकलने की कोशिश की या पुलिस के अनुसार किसी ने उसे बाहर निकाला होगा। हालांकि यह असंभव लगता है। झील के किनारे पर खोज जारी रही और अधिकारियों ने स्कॉट को खोजने में जनता से मदद मांगी, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। दूसरी खोज सर्च डॉग्स और डाइव टीमों की मदद से की गई, लेकिन हालात अभी भी कठिन थे और बहुत धीरे धीरे प्रगति हो रही थी। ये प्रयास स्कॉट को खोजने में नाकाम रहे। पुलिस ने अपील की है कि झील पर ट्रक चलने की कोई फुटेज हो तो साझा करें।
उन्हें 3 मार्च 2026 की सुबह 4 से 7 बजे के बीच ध्यान केंद्रित करने को कहा गया, लेकिन अब तक किसी ने कोई नई उपयोगी जानकारी नहीं दी है। आगे और खोज की योजना बनाई गई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि वे हर दिन खोज नहीं करेंगे। वे समय समय पर जेट स्की, नाव और डाइव टीमों का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्कॉट मिल सके। उन्होंने वादा किया है कि उन्हें जो भी सुराग मिलेंगे, चाहे वे कितने भी मामूली क्यों ना लगे, वे उन पर कार्रवाई करेंगे। स्कॉट के छोटे धूसर बाल, हरे या हेजल आंखें, लंबाई 5 फीट 8 इंच और वजन 190 पाउंड बताया गया है। जिस किसी के पास भी ऐसी कोई जानकारी है जिससे उनकी तलाश में मदद मिल सके, उससे अनुरोध किया गया है कि वह चटाउक्वा काउंटी शेरिफ कार्यालय से 716-752-4232 पर संपर्क करे। 3-2 नंबर 3, 30 वर्षीय कोल्बी सिंक्लेयर की गुमशुदगी की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने आपराधिक कृत्य की आशंका जताई है और वैंकूवर आइलैंड इंटीग्रेटेड मेजर क्राइम यूनिट ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से जांच संभाल ली है। आखिरी बार कोल्बी को 8 मार्च 2025 को देखा गया था। इसके बाद जब परिवार को उनसे कोई खबर नहीं मिली और वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए, तो वे चिंतित हो गए। कोल्बी के लिए ऐसा व्यवहार पूरी तरह असामान्य बताया गया। 22 मार्च तक कोल्बी की खबर न मिलने पर उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। 20 मई को VIIMCU ने तलाशी वारंट जारी होने के बाद 2 संपत्तियों की तलाशी ली, लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि उन्हें किस आधार पर यह संदेह हुआ कि वहां कोल्बी के ठिकाने का सुराग मिल सकता है। इन दोनों संपत्तियों में से पहली ब्लैक क्रीक के एक ग्रामीण इलाके में स्थित है और दूसरी संपत्ति वेवाइकाई फर्स्ट नेशन की है। ये उन खबरों के बाद हुआ था कि कोल्बी को आखिरी बार कैम्पबेल रिवर, ब्रिटिश कोलंबिया में देखा गया था और ये अब भी अज्ञात है कि कोई उपयोगी सुराग मिला या नहीं। ध्यान दें कि VIIMCU आमतौर पर तभी जांच करता है जब आपराधिक गतिविधि की आशंका हो, जिससे कोल्बी का मामला उसके दोस्तों व परिवार के लिए और चिंता का कारण बनता है। तब से उनकी बहन ओशान लाजुक सोशल मीडिया पर कोल्बी की गुमशुदगी की जानकारी फैला रही है और उम्मीद करती हैं कि कोई पहचान कर नई जानकारी दे जो पहले जांचकर्ताओं को नहीं पता थी। परिवार ने अनुरोध किया कि कोई भी अतिरिक्त जानकारी होने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें ताकि कोल्बी मिल सके। ओशान ने कहा कि इतने समय बाद भी परिवार का जवाबों का इंतजार अस्वीकार्य है, क्योंकि कोल्बी के मामले में उन्हें किसी नतीजे की जरूरत है। उन्होंने जांच में शामिल सभी लोगों का भी धन्यवाद किया है, जिसमें अधिकारी, आसपास का समुदाय और वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने उसके मामले की जानकारी ऑनलाइन साझा की है। समुदाय के लोगों को ये उलझन है कि पहले जिन 2 संपत्तियों का जिक्र हुआ उनकी तलाशी क्यों ली गई। इससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस कयासों के बजाय मामले के तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करती रहेगी। अन्य स्रोतों के अनुसार कोल्बी अपनी गुमशुदगी से पहले के हफ्तों और महीनों में अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा था और कुछ लोगों ने कहा है कि वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोल्बी अब भी लापता है और पुलिस को उम्मीद है कि इस विवरण के जारी होने से किसी की याददाश्त ताज़ा हो सकती है और वे आगे आकर ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो पहले सामने नहीं आई थी और जिससे उसका मामला सुलझ सकता है। कोल्बी के बाल भूरे हैं और आंखें नीली है। उसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है और वजन लगभग 195 पाउंड है। ये नहीं पता कि वह गुमशुदगी के समय क्या पहने था। वैंकूवर आइलैंड इंटीग्रेटेड मेजर क्राइम यूनिट ने जानकारी मिलने पर संपर्क करने को कहा है। 50-380-6161 नंबर 2, दुनिया में अभी भी कई गुमशुदा लोगों के मामले अनसुलझे हैं, जिसमें लोग आमतौर पर नेशनल पार्कों की हाइकिंग ट्रेल्स पर गायब हो गए। 67 वर्षीय चार्ल्स होश से जुड़ा मामला भी इससे अलग नहीं है और ये पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है कि वे कहां हो सकते हैं। 2025 में गुमशुदगी के वक्त चार्ल्स डालस टेक्सास के सॉदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी डेडमंड स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर और होश एंड मॉरिस लॉ फर्म में अटॉर्नी थे। केट मॉरिस, उनकी लॉ फर्म की पार्टनर, ने बताया
कि नवंबर 2025 में चार्ल्स होश अपने भाई से मिलने गेन्सविल जॉर्जिया गए थे। वह और उनके भाई मूल रूप से उसी इलाके से थे और उन्होंने वहां समय बिताया और एक दूसरे से मिलकर बातें की। गायब होने वाले दिन वेटरन्स डे की सुबह दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर चार्ल्स ने कहा कि वह बायरन हर्बर्ट रीस ट्रेलहेड पर टहलना चाहते हैं, जहां वह बचपन में अक्सर जाते थे। यह तय है कि वे ट्रेल तक पहुंचे थे क्योंकि उनकी कार वहां मिली, लेकिन चार्ल्स का कोई पता नहीं चला। केट ने यह भी जोड़ा कि जब वह चार्ल्स से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं कर पाई तो उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता होने लगी, क्योंकि यह उनके स्वभाव के खिलाफ था। चार्ल्स हमेशा उनकी कॉल उठाते थे। बाद में गवाह ने बताया कि उसने ट्रेल पर चार्ल्स से मुलाकात की और थोड़ी बात के बाद वे अलग हो गए। इसलिए माना जाता है कि चार्ल्स ट्रेल पर रास्ता भटक गए और फिर वापस आबादी वाले इलाके तक नहीं पहुंच सके। चार्ल्स का परिवार उनकी भलाई को लेकर चिंतित है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चार्ल्स मिल जाएंगे, क्योंकि तलाश और सुरक्षित घर लाने के प्रयास जारी है। क्षेत्र में की गई कई खोजों में से एक के दौरान एक खोजी कुत्ते ने संकेत दिया कि उसे ट्रेल पर चार्ल्स की गंध मिली है और इस तरह यह पुष्टि हो गई कि वे वास्तव में किसी समय उस क्षेत्र में थे। क्षेत्र में जिन लोगों के पास हंटिंग कैमरे हैं उनसे कहा गया कि वे अपनी फुटेज जांचें। क्या पता उन्होंने ट्रेल पर चलते हुए चार्ल्स को रिकॉर्ड कर लिया हो, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसी कोई फुटेज उपलब्ध नहीं कराई है। चिंताएं बढ़ रही थी क्योंकि यह ट्रेल काफी कठिन मानी जाती है। उस समय तापमान भी रात में काफी गिर गया था, जिससे चार्ल्स को मौसम की मार झेलनी पड़ी, क्योंकि वह केवल एक छोटी सी हाइक पूरी करने का ही सोच रहे थे और अपने साथ कोई भी सामान या उपकरण नहीं ले गए थे। सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक लगातार और भी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन फिर भी चार्ल्स का कोई सुराग नहीं मिल पाया। उनके परिवार ने bringcharleshome.com नाम से वेबसाइट बनाई, जहां लोग उनकी गुमशुदगी की जानकारी देख सकते हैं। इलाके में मौजूद गुफाओं की भी तलाशी ली गई है ताकि अगर उन्होंने वहां शरण ली हो तो पता चल सके, और स्वयंसेवक ट्रेल के पत्थरीले इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि अगर वे गिर गए हों और उन्हें चोट लगी हो तो पता चल सके। उनका मोबाइल ढूंढा गया, पर माना जाता है कि ट्रेल पर पहुंचने तक उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। भविष्य की खोजों के लिए धन जुटाने हेतु एक GoFundMe पेज बनाया गया है, जिससे अब तक $80,000 जुट चुके हैं। आप इसे नीचे दिए गए लिंक में देख सकते हैं। पता चला कि ट्रेल पर जाते समय वे खाकी पैंट, कैमल रंग का स्वेटर और गहरे हरे जैकेट में थे। उनका वर्णन सफेद बालों वाले 6 फीट 1 इंच लंबे और 200 पाउंड वजन के व्यक्ति के रूप में हुआ है। जो भी चार्ल्स को ढूंढने में मदद कर सकता है उसे यूनियन काउंटी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से 706-439-6091 पर संपर्क करना चाहिए। नंबर 1, विलियम नील मैकेस्लिन, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त एयरफोर्स मेजर जनरल जो राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के प्रभारी थे, के लापता होने के बाद नई जानकारी सामने आई है। ये बेस ओहायो में स्थित है, जिसका अक्सर यूएफओ षड्यंत्र सिद्धांतकार उल्लेख करते हैं। यह बेस कभी प्रोजेक्ट ब्लू बुक का मुख्यालय था और अक्सर ये सुझाव दिया गया है कि यहाँ एलियन यानों को आम जनता की नजरों से दूर रखा जाता था। हालांकि इसका कोई सबूत कभी नहीं मिला है। विलियम गोपनीय अंतरिक्ष हथियार कार्यक्रमों का हिस्सा थे और वे बेस पर किए गए कई शोध क्षेत्रों में भी शामिल थे। इसी कारण कई लोग कयास लगाने लगे हैं कि उनके काम का उनकी गुमशुदगी से संबंध है, लेकिन ये सिर्फ एक अटकल ही बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार विलियम को 27 फरवरी 2026 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्की में घर पर आखिरी बार देखा गया था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे उन्होंने घर पर एक मरम्मत करने वाले से बात की थी और 11:10 बजे उनकी पत्नी एक अपॉइंटमेंट के लिए घर से निकल गई थी। वह 12:04 बजे घर वापस लौटी, पर वह देखकर हैरान रह गई कि विलियम वहां नहीं थे। घर के अंदर उन्होंने उनकी ऐनक और वियरेबल डिवाइस पाए और देखा कि एक हरे रंग की लंबी बाजू की बटन वाली शर्ट, एक जोड़ी हाइकिंग बूट्स, उनका बटुआ और उनकी बंदूक उसके लेदर होल्स्टर के साथ गायब थे। 7 मार्च को की गई शुरुआती तलाश के दौरान विलियम्स के घर से सिर्फ 1 मील दूर एक ग्रे यूएस एयरफोर्स स्वेटशर्ट मिली थी। शर्ट पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है और यह पुष्टि नहीं हुई कि
कि वह उनकी शर्ट है या नहीं। विलियम के गायब होने के बाद से जांचकर्ताओं ने 700 से ज्यादा घरों का दौरा किया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि जिनके पास भी उनकी आखिरी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज हो वे आगे आएं, लेकिन अब तक किसी ने भी ऐसी कोई फुटेज नहीं दी है। बर्नालियो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा है कि विलियम्स के काम के उनकी गुमशुदगी से किसी तरह जुड़े होने के दावों पर प्रतिक्रिया दी है और जनता से झूठी जानकारी ना फैलाने की अपील की है ताकि जांच में बाधा ना आए। फिर भी कई समाचार एजेंसियों ने उनके मामले को अमेरिका के उन विशेषज्ञों से जोड़ा है जो हाल के वर्षों में रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं और उन्नत अंतरिक्ष, परमाणु व रक्षा क्षेत्रों में कार्यरत थे। एक चौंकाने वाले मोड़ में पता चला कि विलियम्स की पत्नी सुसान मिलकरसन ने 911 ऑपरेटर से बात करते हुए अजीब टिप्पणी की। 3 घंटे बाद सुसान ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर कहा कि उन्हें लगता है वह घर छोड़कर चले गए हैं और नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें ढूंढ पाए। सुसान ने स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि विलियम्स ने अपना फोन बंद कर दिया था और गायब होने से पहले उसे घर पर ही छोड़ दिया था। लेकिन सुसान ने यह विस्तार से नहीं बताया कि विलियम्स ने क्यों उन्होंने यह फैसला किया होगा कि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, लेकिन उन्होंने यह जरूर जोड़ा कि उन्हें नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की साजिश या गलत हरकत शामिल है। कुछ लोगों ने कहा कि विलियम्स डिमेंशिया से पीड़ित थे और सुसान को इससे जुड़ी चिंताजनक कॉल भी आई, लेकिन उन्होंने प्रेस में इन अफवाहों को खारिज किया। अगर आपके पास या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति के पास विलियम्स के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि बर्नालियो काउंटी शेरिफ कार्यालय मिसिंग पर्सन्स यूनिट से संपर्क करें। 546877070। सूचनाएं भी 8,47,411 नंबर पर टेक्स्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।